हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज ये 49वां लेक्चर है, 49th लेक्चर है। इससे पहले हमारे 48 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने गति के प्रकार को डिस्कस किया था कि गति कितने प्रकार की होती है। उसमें हमने बताया था गति 3 प्रकार की होती है। एक होती है 1 डायमेंशनल मोशन, एक 2 डायमेंशनल मोशन और एक 3 डायमेंशनल मोशन। तो उसमें हम एक विमीय गति को पढ़ रहे थे और एक विमीय गति के 2 प्रकार हमने बताए थे। 2 प्रकार यहाँ लिखे हैं सर। एक है क्षैतिज रैखिक गति और दूसरी है गुरुत्व के अधीन रैखिक गति। एक है हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन और एक है मोशन अंडर ग्रेविटेशन। तो पिछली क्लास में हमने क्षैतिज रैखिक गति को डिटेल में समझा था और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी हमने करे थे। यहाँ से हमने 8 न्यूमेरिकल हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसका एक न्यूमेरिकल बचा था, तो उसको हम आज करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 9। इसका मतलब क्या है कि 8 न्यूमेरिकल हम पिछली क्लास में इस क्षैतिज रैखिक गति के कर चुके हैं और इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो पहले हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर गुरुत्व के अधीन रैखिक गति क्या होती है और इससे कैसे कैसे सवाल बनते हैं और यहाँ से कितने न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो सभी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि सर ये सवाल क्या है। ये सवाल पिछली ही क्लास का है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 हम पिछली क्लास में किए थे, आज हम 9th में करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। देखो ये क्या है, कोई वस्तु क्षैतिज रेखा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, जिसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 12 मीटर विस्थापित होने में वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो इसका मतलब अंतिम वेग पूछा है, मतलब v पूछा है। तो देखो कोई वस्तु क्षैतिज रेखा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो ये u होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया प्रारंभिक वेग। और उसके बाद जिसका त्वरण एक्सेलरेशन दे दिया है, जिसका त्वरण a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण दे दिया। और इसने कहा है कि 12 मीटर विस्थापित होने में, इसका मतलब ये विस्थापन है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया है हमको, 12 मीटर, ये विस्थापन दे दिया है। और हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु का अंतिम वेग बताओ, मतलब v बताओ, v बराबर क्वेश्चन मार्क। ये है, देखो 4 हमारे पास वेरिएबल है, 4 में से 3 वेरिएबल दिए हैं, एक हमको पूछा है। तो अब हम जानते हैं कि सर हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं। ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें t नहीं आता है, t जिसमें नहीं आता है। देखो t तो यहाँ पर t का जिक्र ही नहीं किया, मतलब समय का जिक्र किया नहीं है। तो ऐसा कौन सा गति का समीकरण है जिसमें समय नहीं आता। तो सर समय नहीं आता है तीसरे वाले में। तो हम यहाँ पर अभी तीसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये देखो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें कहीं पर भी t आपको नजर नहीं आएगा। जरा वैल्यू रखो v स्क्वायर, ये तो पूछा ही है, कोई बात नहीं, इसको चलने दो। तो यहाँ पर u स्क्वायर, u की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, और s कितना है 12। तो इसको जरा सॉल्व करो। इसका स्क्वायर हो गया 100 प्लस 12 दूनी 24 दूनी 48, 148 आया। लेकिन ये हमारी v स्क्वायर की वैल्यू है, ये v स्क्वायर की वैल्यू है, v की वैल्यू हमको चाहिए। तो सर v की वैल्यू अगर चाहिए तो स्क्वायर हमने बताया था, ये गणित में हमने आपको समझाया था कि स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल 148 बन जाएगा। अब हम अगर आगे इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमारा उत्तर यही है, ये आ चुका है। ऑप्शन नंबर देखो ये सीधा सीधा है, इन्होंने भी इसके अंदर से कुछ बाहर नहीं निकाला है, तो हम भी नहीं निकालेंगे, वही हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये बड़ी आसानी से हमने तीसरे समीकरण का इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब बता दिया। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। अब हमें डेटा दिया होगा, उससे ये पता करना होगा कि हमें क्या दिया है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इन न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं। देखो ये जो 4 न्यूमेरिकल हैं, ये चारों न्यूमेरिकल मोशन अंडर ग्रेविटेशन पर आधारित हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे हैं, हम 1 बाई 1 करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। एक वस्तु को
20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है तो 10 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा। देखो यहाँ मैंने एक शब्द है ऊर्ध्वाधर, इस पर अंडरलाइन किया है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है? ऊर्ध्वा का मतलब होता है जस्ट परपेंडिकुलर, और धर मतलब होता है धरा, पृथ्वी। तो पृथ्वी के परपेंडिकुलर हमने किसी वस्तु को फेंका है। कितने वेग से फेंका है? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो ये तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है, तो इसका जो u बराबर होगा प्रारंभिक वेग, वो होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। और हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है, तो 10 सेकंड बाद t बराबर दे दिया है, t बराबर है 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, इसका मतलब अंतिम वेग बराबर क्वेश्चन मार्क है, अंतिम वेग पूछना चाहता है। अब हम जानते हैं सर अगर कोई वस्तु ग्रेविटेशन के अंडर अगर मोशन कर रही है तो सर वहां पर एक गुरुत्वीय त्वरण काम करता है जी, वो हमेशा छुपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है। ये हमें समझना है कि वस्तु की मोशन कैसे कर रही है। तो यहाँ जी जो होगा गुरुत्वीय त्वरण जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अंडरस्टूड होगा, ये हमें खुद समझना है। अब हम बात करते हैं सर अगर v चाहिए और ये 4 वेरिएबल है, इन चारों वेरिएबल में डिस्प्लेसमेंट जो s होता है वो तो है नहीं, तो सर इसमें से कौन सा 3 समीकरण है हमारे पास गति के, उन तीनों में से सर यहाँ कौन सा लगेगा? यहाँ वो वाला लगेगा जिसमें s नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं होता है। तो सर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र पहले वाले में नहीं होता, दूसरे तीसरे दोनों में होता है। तो हम यहाँ पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी। u का मतलब है प्रारंभिक वेग, तो सर हमने रखा, प्लस a का मतलब है ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण 9.8 रखा, और मल्टीप्लाई करेंगे सर t 10 का, तो ये हो जाएगा 20 प्लस इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 98 आएगा। अब 98 और 20 ऐड करेंगे तो 108 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। तो इतना हो गया। अब हमारा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, ये इस सवाल का जवाब हो गया। अगला हम सवाल देखो पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला हो गया, दूसरा, एक पत्थर को स्वतंत्र रूप से, अब देखो ये जो शब्द है ना, ये मैंने इसका अर्थ आपको बताया था। अगर मैं किसी चीज को स्वतंत्र रूप से या फिर मुक्त रूप से छोड़ूं, इसका मतलब होता है प्रारंभिक वेग शून्य है। इसको मैंने नोट पॉइंट में लिखाया था पिछली क्लास में। तो हम इस स्वतंत्र रूप से इतना देखकर, केवल इतना देखकर हम समझ गए कि सर u बराबर शून्य होगा, u बराबर शून्य होगा। अगला है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है तो वह 10 सेकंड में जमीन पर गिरता है। तो इसका मतलब ये है कि सर t बराबर 10 सेकंड है, 10 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाता है। जमीन से टकराने के ठीक पहले उसका वेग क्या है? मतलब जमीन पर जो टकराने के बाद तो शून्य हो जाएगा वेग, टकराने से जस्ट पहले वेग पूछा है, जस्ट पहले। तो हम यहाँ पर अंतिम वेग उसका बताएंगे सर अंतिम वेग कितना होगा। अब हमने गुरुत्व के अधीन गति कराई है, ऊपर से नीचे गिराया है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा सर g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? तो सर यहाँ पर भी सेम यही डेटा दिया है, तो पहला वाला ही समीकरण लगेगा, v बराबर u प्लस जी टी। तुम कहोगे सर ये प्लस का क्यों लिया है? प्लस का इसलिए लिया है क्योंकि अभी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, जब वस्तु नीचे से ऊपर भेजेंगे तब हम माइनस का जी लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो चलिए अभी हम वैल्यू रखते हैं, प्रारंभिक वेग इसका शून्य हो गया, प्लस जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी कितना है 10। तो सर ये सीधा सीधा 98 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस सवाल का जवाब हुआ 98 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर मुक्त रूप से, देखो अब यहाँ फिर शब्द आ गया मुक्त रूप से, इन शब्दों में ही छुपा रहता है कुछ डेटा। मैंने पहले ही आपको नोट पॉइंट में लिखा दिया था पिछली वाली क्लास में, तो आप उसको जाकर देखो। मुक्त रूप का मतलब होता है प्रारंभिक वेग शून्य है, इसका मतलब सर इस सवाल का भी डेटा यहाँ लिखते हैं, u बराबर शून्य है, छोड़ा जाता है तो 5 सेकंड में पृथ्वी सतह से टकराता है, 5 सेकंड में, t बराबर 5 सेकंड ये पृथ्वी सतह से टकराएगा। तो हमें ये जो है मीनार की ऊंचाई h बतानी है, h बराबर क्वेश्चन मार्क। हम गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हमारे पास ये है, हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, देखो ये 4 वेरिएबल हैं। अब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें देखो v का जिक्र ना करे, ऐसा फॉर्मूला जिसमें v का जिक्र ना करे, मतलब अंतिम वेग की बात ना करे,
तो सर अंतिम वेग यहाँ दिख भी नहीं रहा है। अंतिम वेग की बात किस में नहीं होती है सर? दूसरे वाले समीकरण में नहीं होती। पहले वाले में तो सर v बराबर अंतिम वेग बराबर u प्लस ए टी होता है। तीसरा वाला भी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो सर पहला तीसरा छोड़कर दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। ये देखो डेटा बता देता है कि हमें सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ v का जिक्र नहीं है तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें v ना आए तो हम यहाँ पर दूसरा वाला लगाएंगे h, जो डिस्प्लेसमेंट को हमने s दिखाए थे, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस वाला इसलिए लगाएंगे, प्लस वाला ये इसलिए है क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रही है वस्तु, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस वाला लिया है। u की वैल्यू देखो, u शून्य है तो सर ये पूरा टर्म ही शून्य हो जाएगा, ये तो पूरा टर्म शून्य हो गया। प्लस 1/2 जी की वैल्यू 9.8 है मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, टी कितना है 5 है तो 5 गुणा 5, इससे हम इसको काट सकते हैं 4.9, तो ये आ गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाई 4.9। अब इसका करना आप मल्टीप्लाई, इसका करो मल्टीप्लाई, तो 25 चौक 100 होता है। 100 के करीब कौन है? 25 चौक 100 है। और अच्छा 25 ये 5 से थोड़ा से कम है तो 25 पंजे 125 होगा। अगर ये पूरा 5 होता तो 125 आता, 5 नहीं है तो सर 125 से थोड़ा सा ही कम होगा। तो तुम कहोगे सर ये तो 125 से, चलो ये 20 है, ये 22 है, ये 110 है, तो 125 से थोड़ा सा कम ये होगा, ये यही आंसर इसका आएगा ना। तो एक काम करना, आप इसका मल्टीप्लाई करना, और 9 पन्ना 45, हमें ये भी समझ आएगा 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 यही आ रहा है तो यही आंसर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी नहीं आ सकती, तो यही आंसर बनेगा। तो ये भी सवाल हुआ सर। अब अगला है ये वाला, h ऊंचाई वाली एक इमारत से एक वस्तु को मुक्त रूप से, देखो मुक्त रूप फिर यहाँ पर भी आ गया, तो प्रारंभिक वेग शून्य होगा, मुक्त रूप से छोड़ा गया है, 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी पूछिए। तो बिल्कुल ये जो सवाल है इसमें देखो u बराबर दे दिया आपको 0, t बराबर दे दिया है 4 सेकंड, अंतिम वेग v बराबर पूछा है और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8। तो क्या हम इस सवाल को अब नहीं कर सकते? सर हमें ये 4 वेरिएबल हैं हमारे पास, तो इनका इस्तेमाल करके v की वैल्यू निकालनी है। तो सर v का फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी, जिसमें s का कोई जिक्र नहीं है। तो s का जिक्र किसमें नहीं होता है? पहले वाले में। तो पहला वाला समीकरण ये वाला लगाएंगे और ये इसका जवाब निकाल लेंगे। तो ये तुम्हारे लिए है, इस सवाल को तुम करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे के सवाल डिस्कस करता हूँ। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति एक पत्थर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तो उस पत्थर की महत्तम ऊंचाई बताओ। अगर किसी व्यक्ति ने कोई पत्थर ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है, और देखो यहाँ लिखा है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब पृथ्वी से जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ फेंका है, तो महत्तम ऊंचाई बताइए। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, पहले हम इसका डेटा लिखते हैं। अगर हम बात करें सर, यहाँ पर चित्र बनाते हैं, ये एक पत्थर था, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, मान लीजिए यहाँ आ गया है, ये यहाँ पर महत्तम ऊंचाई हो जाएगी, ये है, ये महत्तम ऊंचाई है। तो हम एक बात जानते हैं, हमने पिछली क्लास में नोट पॉइंट में लिखाया था, अगर कोई वस्तु महत्तम ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो उसका अंतिम वेग शून्य होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस वस्तु को ऊपर फेंकूं तो ये ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी कम होती जाएगी, यहाँ जाकर महत्तम ऊंचाई पर जाकर ये कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए रुकेगा जरूर, और फिर वहां से फिर वापस आएगा। तो महत्तम ऊंचाई पर अंतिम वेग शून्य हो जाता है, इसको मैंने नोट पॉइंट में लिखाया था पिछली क्लास में। तो हम यहाँ जानते हैं कि सर इसका v बराबर तो शून्य होगा और u बराबर दे रखा है, तो हम यहाँ लिखते हैं डेटा, u बराबर है 20 मीटर प्रति सेकंड, और v बराबर हम जानते हैं सर 0 होगा क्योंकि अंतिम वेग शून्य हो जाएगा महत्तम ऊंचाई पर। h हमको चाहिए, h बराबर हमको चाहिए, और समय का तो कोई जिक्र नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ g जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण 10 लेकर चलेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण हम 10 मान लेंगे, ठीक है भाई। तो ये है हमारे पास, ये डेटा है। तो अब इस डेटा की सहायता से हमें ये चेक करना है सर कौन सा समीकरण लगेगा। 3 ही हमारे पास समीकरण है, तो सर ऐसा समीकरण लगाइए जिसमें टी ना हो, ऐसा समीकरण जिसमें टी का जिक्र ना हो। तो सर टी का जिक्र नहीं होता है सर तीसरे वाले समीकरण में, तो हम तीसरा वाला समीकरण जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब हमने वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी है तो इसलिए माइनस का 2gh, ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमने वस्तु को ऊपर फेंका है तो g माइनस का काम करता है, तो ये फॉर्मूला आएगा।
हम जानते हैं सर v कितना है, 0 है, ये तो 0 हो गया, बराबर u कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 10 और h यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, ये हो गया 20h, ये इधर आ जाएगा तो हम लिखते हैं 20h बराबर 400, तो h बराबर 20 मीटर निकल कर आएगा। देखो 20 का ये गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में, 20 बार काट देगा तो h की वैल्यू निकल के आई 20। इसका मतलब इस सवाल का जवाब हुआ 20 मीटर। हमें बस यहाँ ध्यान देने वाली बात थी ये शब्द, इस शब्द को ध्यान से पढ़ना था। सर महत्तम ऊंचाई के लिए अंतिम वेग 0 होता है, ये मैंने लिखाया था पिछली क्लास में नोट पॉइंट में। तो चलिए ये सवाल हो गया। अब हम बात करते हैं सर इस सवाल की, 6वें सवाल की। 120 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर मुक्त रूप से, देखो इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का भी मैंने हर एक शब्द का अपना एक मतलब बताया था। अगर किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाएगा तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो हम मानते हैं कि सर यहाँ एक मीनार है, ये एक मीनार है और इसकी चोटी से हमने किसी वस्तु को गिराया है। अगर हम मानते हैं कि सर किसी वस्तु को हमने इसकी चोटी से गिराया है और इस मीनार की ऊंचाई दे रखी है 120 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे सर h बराबर 120 मीटर, ये डेटा दे रखा है। एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराया जाता है, तो मुक्त का मतलब है u बराबर 0 हो जाएगा, u बराबर 0 हो गया, गिराया जाता है तो वह कितने समय में पृथ्वी से टकराएगा, t बराबर क्वेश्चन मार्क है, कितना समय लेगा ये। अगर यहाँ से वस्तु को छोड़ देंगे तो वो यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा, यही टाइम पूछा है अगर इसकी ऊंचाई 120 मीटर है तो। अब हम जानते हैं कि सर यहाँ पर गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, ऊपर से वस्तु को नीचे फेंका जा रहा है, तो सर जी काम करेगा गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर हम 10 लेकर चलेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम अब हमारे पास फॉर्मूलों में से जो 3 फॉर्मूले हैं उनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, जरा डेटा देखकर आप देखो, इसमें कहीं पर भी v का जिक्र नहीं कर रहा, अंतिम वेग की बात नहीं कर रहा है, तो सर अंतिम वेग ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अंतिम वेग मतलब v इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो सर वो है फॉर्मूला और दूसरा सेकंड फॉर्मूला है। तो हम कहेंगे सर h बराबर ut प्लस, अब यहाँ प्लस का आएगा, तुम कहोगे सर प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, तो प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि सर h दे रखा है 120, ये सवाल में ही दिया है, u कितना है, 0 है, तो सर u 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू है 10 और ये होगा टी स्क्वायर, तो इससे इसमें भाग लगेगा 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर बराबर 120 हो गया, 5 से ये 24 बार कटता है और टी स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, टी बराबर √24, तो यही हमारे सवाल का जवाब है, √24 नहीं है, इसका मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करो, इसको थोड़ा और सॉल्व करो, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 6, इस 4 के बदले का 2 बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकलेगा, √6 अंदर रहेगा, इतना होगा। फिर वैसे तो यहाँ तक था लेकिन आगे सॉल्व करके बोल रहा है 2√6 सेकेंड, इतना आंसर आएगा इसका। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई वस्तु v वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, v वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, जो h ऊंचाई तक पहुंचकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है, तो इस स्थिति में वस्तु के विस्थापन का दूरी से अनुपात, देखो ये लाइन, इसका अर्थ समझो क्या पूछा है, वस्तु का विस्थापन है ना, विस्थापन का दूरी से अनुपात, तो जिसका अनुपात पूछते हैं वो ऊपर रखेंगे, विस्थापन का अनुपात हमें बताना है, किस से बताना है, दूरी से, तो दूरी हम नीचे रखेंगे। इसका मतलब सर ये तुमने पूछा है, इसका अर्थ ये है कि विस्थापन बट्टे दूरी का मान बताओ हमें, विस्थापन अपॉन दूरी कितना होगा। अब हम एक बात समझेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर एक वस्तु है, हम इस वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वस्तु ऊपर जाएगी, फिर महत्तम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, फिर वापस आके यहीं आ जाएगी। तो इसने यही बोला है, किसी वस्तु को v वेग से फेंक दिया है, ऊपर गई और वापस आ गई, तो इस कंडीशन में आप ये बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। स्टार्टिंग कहाँ से की थी, यहीं से, यहाँ से स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ तक पहुंचने के बाद वापस यहीं आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, विस्थापन 0 होगा इस स्थिति में। तो सर हम इस कंडीशन में, ये जो फेंका है इस कंडीशन में सर विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होगा 0। दूरी कितनी होगी सर, दूरी तो अगर मान लीजिए इस वस्तु को ऊपर फेंका गया है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये यहाँ तक गई होगी, h गई होगी, फिर वापस h आई होगी। तो कुल मिलाकर से दूरी तो 2h है, दूरी तो 2h है, लेकिन विस्थापन शून्य है। हमें बताना क्या है, विस्थापन बट्टे दूरी। तो विस्थापन की वैल्यू ऊपर शून्य रखेंगे, शून्य में किसी का भी भाग लगाओ आंसर शून्य आता है। तो सर इस सवाल का जवाब ही हमारा शून्य होगा। हाँ, अगर आपसे ये पूछा होता दूरी का विस्थापन से अनुपात, अगर आपसे ये पूछा होता दूरी का विस्थापन से अनुपात, अनुपात अगर ये पूछा होता, सवाल अगर ये किया होता, तो हम पता क्या करते, तो हम दूरी ऊपर रखते, बट्टे में विस्थापन रखते, विस्थापन। तो हम जानते हैं दूरी तो 2h है, विस्थापन शून्य है, शून्य का अगर किसी में भाग लगता है तो इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब सर तब इस सवाल का जवाब होता अनंत, ये अनंत हो जाता। तो हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि सर सवाल में पूछा क्या है, जो पूछा है उसी का मान हमको बताना है। तो चलिए एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु को 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी सतह पर t समय में पहुंचती है। यदि इस वस्तु को 360 मीटर ऊंची मीनार से गिराया जाए तो वह पृथ्वी पर कितने समय में गिरेगी। ऑप्शन है t समय में, कि 2t समय में, कि 3t समय में। तो अब हम यहाँ पर चलो देखते हैं, दो मीनार है हमारे पास, एक है सर 40 मीटर ऊंची और एक है 360 मीटर ऊंची। तो हम यहाँ पर बनाते हैं सर एक मीनार, एक मीनार है ये हमारी 40 मीटर ऊंची, ये है 40 मीटर। अब हम वस्तु को यहाँ से गिराएंगे, यहाँ से गिराएंगे तो ये वस्तु यहाँ पर आकर गिरेगी। 40 मीटर से गिराया है तो समय t दे रखा है, और हमें ये मालूम है सर मुक्त रूप से गिराया है, तो सर इसका u बराबर कितना होगा, u बराबर 0 होगा। अगर हम इसी वस्तु को हम एक दूसरी मीनार से गिराएं, मीनार मान लीजिए ये मीनार है, ये इससे ऊंची मीनार है, इसकी अपेक्षा ये ऊंची है, और ये कितनी है सर, ये है 360 मीटर ऊंचाई की मीनार है ये। अब इससे गिरने में, अगर यहाँ से वस्तु को गिराया जाएगा तो वस्तु कितने समय में गिरेगी, यही हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि टी डैश समय में गिरेगी, यहाँ पर हमने टी डैश मान लिया। मुक्त रूप से यहाँ भी गिराया था, मुक्त रूप से यहाँ पर भी गिराएंगे, तो सर इसका मतलब सर u बराबर 0 यहाँ पर भी होगा। अब हम देखते हैं u बराबर 0 है और h है 40 मीटर और t समय दे रखा है। सर ऊपर से नीचे आएगी तो ग्रेविटी काम करती है g, तो हम जानते हैं सर इस कंडीशन में g 10 हम लेकर चलेंगे, g भी काम करेगा। सर इस कंडीशन में भी g काम करेगा, g को हम यहाँ 10 मानकर चलेंगे। अब यहाँ की h का फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमारे पास कौन सा डेटा है सर, ये हमारे पास देखो h, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें h u g और t आता है, h u g और t, इसका मतलब v नहीं आता। तो सर v नहीं आता है दूसरे वाले फॉर्मूले में, तो दूसरा वाला फॉर्मूला एक बार यहाँ लगाएंगे और एक बार यहाँ लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर लगाते हैं सर दूसरा वाला फॉर्मूला, h बराबर यू टी, अब ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए प्लस का प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब यहाँ तो ये टी हो गया, अगर हम यहाँ लगाएंगे तो सर ये हम h1 मानकर चलते हैं, ये h1 है, इसकी h2 ऊंचाई निकालते हैं सर, h2 ऊंचाई बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो t है उसको हम t डैश माना है, तो t डैश हम यहाँ पर लेके चलेंगे, ये हो गया सर। u तो यहाँ पर भी 0 है सर, u यहाँ पर भी 0 है, तो ये वाला टर्म दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं सर h1 बराबर, ये पूरा टर्म 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर प्लस 1/2। अच्छा एक काम करते हैं, h1 है इसको t1 मान लेते हैं और इसको हम t2 मान लेते हैं, t2। यहाँ का समय t2 है, यहाँ का समय t1 है, ठीक है भाई। तो हम इसको मान लेते हैं, यहाँ का समय t1 है, यहाँ का समय t2 है। अब इस t1 की वैल्यू दे रखी है कितना, केवल t है, तो हम इसको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम यहाँ जानते हैं सर 1/2 जी t1 स्क्वायर, और यहाँ से h2 का मान निकलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 जी t2 स्क्वायर। अब एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है, क्योंकि ये 0 होगा तो इसको भी हम हटा सकते हैं, यहाँ से इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि ये 0 है सर। तो अब इस वाले समीकरण का अगर इस वाले समीकरण में भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा सर, यहाँ से देखो h1 अपॉन
H2 बराबर, इसको रखेंगे ऊपर G 1/2 G T1 स्क्वायर अपॉन 1/2 G T2 स्क्वायर। तो हमें मालूम है सर इससे ये कट जाएगा, तो ये आएगा यहाँ से T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। ये जो दोनों के ऊपर स्क्वायर है हम इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं सर, ये बन गया सर होल स्क्वायर और बराबर है H1 अपॉन H2। इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, T1 अपॉन T2 बराबर H1 अपॉन H2 और स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट याद रखेंगे। देखो ये मैंने एक तरह से फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, हम इस सवाल में लगाएंगे, हम यहीं से निकाला है हमने। एक बार तो भाई निकाल के दिखाना था, निकाल के दिखा दिया। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि एक मीनार से हम किसी वस्तु को गिराएं, टी समय लग रहा है, फिर जब हम वस्तु को उससे ऊंची मीनार से गिराएंगे तो कितना समय लगेगा, ऐसा सवाल आता है। तो सर इस कंडीशन में T1/T2 पहली मीनार का समय बट्टे दूसरी मीनार का समय बट्टे H1, यहाँ पर आएगा H1 अपॉन H2। तो कुल मिलाकर सर H1 क्या है कि पहली मीनार की ऊंचाई और दूसरी मीनार की ऊंचाई, इस फॉर्मूले में रख कर डायरेक्ट उत्तर निकालेंगे। अब हम इस सवाल को करेंगे। अभी तक हमने इसका प्रूफ बताया था, हम चाहते तो इस सवाल को डायरेक्ट, हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैंने बता दिया कि फॉर्मूला निकला कहाँ से है। तो चलो अब हम सवाल को करते हैं। देखो इस सवाल में फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, T1 अपॉन T2 बराबर H1 अपॉन H2 अंडर रूट के अंदर। तो अब हम बात करते हैं सर T1 कितना है, T1 है T, तो यहाँ तो हम रख देंगे सर ये T है। T2 कितना है सर, T2 हमें निकालना है, मान लो T2 हमको निकालना है, बराबर H1 कितना है, H1 ये हो गया 40, तो 40 हमने यहाँ रखा अपॉन H2 कितना है 360, 360 हमने यहाँ रखा और अंडर रूट लगाया ये। तो अब हम जानते हैं सर 0 से 0 कटेगा, 4 निम 36, 9 बार कटेगा ये 9 बार। तो ये जो सॉल्व होकर आएगा ये आएगा T/T2 बराबर 1/3। अब 3 का गुणा इधर हो जाएगा, T2 उधर पहुंचेगा, तो हम बोल सकते हैं सर T2 बराबर 3 इंटू टी। इसका मतलब सर सॉल्यूशन तो केवल इतना है, सवाल का सॉल्यूशन देखा जाए तो केवल इतना है। ये क्या है सर, इस फॉर्मूले को मैंने कहाँ से निकाला है, इसलिए मैंने ये बताया है, वरना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा सकता था इस तरह से। तो अब हम हमारा सॉल्यूशन इतना है, मात्र इतना है कि सर T1/T2 H1/H2 इस वाली कंडीशन में हमने किया, हमारे पास आ गया सर 3T। तो कहाँ पर है 3T, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के बाद अगर भविष्य में कभी ऐसा सवाल आए आपके सामने, अगर ऐसा सवाल आए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना। मैंने ये क्यों बताया है, ताकि आपको ये रटना ना पड़े, ये ना तुमको ये समझ में आ जाए आखिरकार ये कहाँ से निकला है, इसका मतलब इसको कहाँ से प्रूफ करके निकाला है। अगर ये आपको मालूम होगा तो सर इसको याद करने में किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, दिमाग पर लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो इसको याद करने में लोड पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये सोचोगे इसे निकला कहाँ से था, ये कैसे आ गया, ये कैसे रख दिया। ये वाली हमारे बात में माइंड, ये वाली जो बात है वो हमारे माइंड में चल सकती है। तो चलिए कोई नहीं, इस सवाल का जवाब हुआ ये वाला। तो अब हम सवाल करेंगे सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 यहाँ कर लेते हैं, चलो ठीक है भाई, यहाँ पर इसको हम पर बाद में करेंगे। सवाल नंबर 9 यहाँ पर ये क्या है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका तो वस्तु को महत्तम ऊंचाई तक जाकर वापस लौटने में कुल समय बताओ। देखो अगर किसी वस्तु को मैं जमीन से फेंकूंगा तो महत्तम ऊंचाई तक जितना भी समय लगाएगी उतना ही समय ये आने में लगाएगी। जितना समय महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय नीचे तक आने में लगता है, समान समय लगता है। तो हम एक काम करेंगे, वस्तु को महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है वो निकाल लेंगे, उसका जस्ट डबल कर देंगे। तो हम यहाँ से डेटा लिखते हैं, क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इतने मीटर पर सेकंड के वेग से, मान लो ये है वस्तु, यहाँ पर ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो u कितना है, u है 40 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। वस्तु को महत्तम ऊंचाई, सर महत्तम ऊंचाई की बात कर रहा है, महत्तम ऊंचाई पे v बराबर 0 होता है, जानते हैं। t हमको निकालना है और g हम इस कंडीशन में जानते हैं, हम 10 मान के चलते हैं। सर ऊपर भेजेंगे तो g माइनस में आएगा, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सर s नहीं आता, मतलब h नहीं आता, h विस्थापन नहीं आता। तो सर विस्थापन नहीं आता पहले वाले समीकरण में, तो हम पहला वाला लगाएंगे, v बराबर u प्लस, अब प्लस नहीं माइनस का, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं ना वस्तु को, माइनस का जी टी, अंतिम वेग सर 0 है, 0 बराबर u कितना है 40 माइनस का 10 और t,
10t इधर आएगा, 10t बराबर 40, तो t बराबर आएगा 4 सेकंड। 4 सेकंड का समय लगेगा इसको यहाँ से ऊपर जाने में, तो फिर वापस आने में भी 4 सेकंड का समय लगेगा। ये हमेशा क्लियर सत्य है। अगर कोई वस्तु जमीन से महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में जितना समय लेती है उतना ही समय ये वापस आने में लगाती है। तो हम कुल मिलाकर यहाँ पर सर इसका टोटल समय निकालेंगे सर जाने और आने का, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 सेकंड ये सवाल का जवाब होगा। ये हुआ सर 8 सेकंड। तो हमने सर 8वां कर लिया, 9वां कर लिया। इस सवाल को थोड़ा सा अब यहाँ 9वें में एक नोट पॉइंट समझ गए। किसी वस्तु को जमीन से महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में जितना वक्त लगता है सर उतना ही वक्त उसे वहां से वापस आने में लगता है। इसने पूछा था जाने और आने में टोटल समय, तो जाने का निकाल लिया और उसका जस्ट डबल कर दिया, तो ये भी आ गया। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस 10वें सवाल को करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से मुझे 2 नोट पॉइंट भी आपको लिखाने होंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए बी दो वस्तुओं को एक मीनार की चोटी से क्षैतिज दिशा में क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया, तो पृथ्वी पर किस प्रकार टकराएंगी? पहले ए टकराएगी कि पहले बी टकराएगी कि दोनों एक साथ टकराएंगी कि नन ऑफ दीज? इस तरह से सवाल है। तो हम इसकी कंडीशन बनाते हैं दो, क्योंकि दो वस्तु हैं। तो एक काम करते हैं, मीनार है ये, मीनार है ये हमारे पास मीनार है, और इस मीनार से हमने दो वस्तुएं, हमने दो वस्तुओं को, एक को हमने फेंका है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, एक को हमने क्षैतिज, देखो इधर वेग दिया है हमने, वेलोसिटी इधर दी है क्षैतिज दिशा में, एक को भेजा है हमने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। और ये जो मीनार की ऊंचाई है ये यहाँ पर फिक्स है, मीनार की ऊंचाई फिक्स है। तो ये कह रहा है कि सर अगर इतने वेग से हमने वस्तुओं को फेंका है, ये ए वस्तु है, ये मान लो बी वस्तु है, तो इन वस्तुओं में से जैसे ये अगर यहाँ आएगी तो ये वस्तु इस तरह से कहीं यहाँ जाकर गिरेगी, और अगर इसकी देखेंगे तो ये वस्तु कहीं यहाँ जाकर गिरेगी, मान लीजिए यहाँ पर जाके गिरेगी। यहाँ आएगी ए वस्तु और यहाँ आएगी बी वस्तु। बस यही पूछ रहा है कि पहले ए गिरेगी कि पहले बी गिरेगी या फिर दोनों एक साथ गिरेंगी, ये सवाल पूछ रहा है। तो हम इसको निकालेंगे। तो देखो हमें प्रारंभिक वेग दे रखा है, तुम कहोगे सर ये क्या प्रारंभिक वेग, और ये गई इसकी ऊंचाई, यहाँ से नीचे आने का समय हमें बताना है। तो हम एक काम करते हैं, आखिरकार ये वाली जो है, ये वाली वस्तु है, ये जमीन पर यहाँ नीचे तक कितने समय में आएगी, इसका समय निकाल लेंगे। फिर हम इसका निकालेंगे कि सर ये वाली वस्तु है, ये ऊपर से जमीन तक नीचे कितने समय में आएगी। यहाँ पर देखो दोनों ही नीचे आ रही है, तो यहाँ ग्रेविटी काम करेगी प्लस का जी, और हमें टी तो निकालना ही है, इसका भी निकालना है, टी ए निकालना है और टी बी दोनों निकालने हैं। फिर हम चेक करेंगे कि सर टी ए ज़्यादा है कि टी बी ज़्यादा है। तो चलिए हम पहले यहाँ से देखते हैं हमें दिया क्या है। एच देखो, हम ये एच का इस्तेमाल करना है, जी दे दिए है, जी का इस्तेमाल करना है, सर टी का भी इस्तेमाल करना है, और प्रारंभिक वेग यू। अब एक बात बताओ, इस कंडीशन में मतलब पहले हम एक ही बात करते हैं, इसका प्रारंभिक वेग कितना है, तो तुम कहोगे सर 20 है। एक बात बताइए, ये 20 वाला वेग हमने किस डायरेक्शन में दिया है, हमने दिया है क्षैतिज, ये तो क्षैतिज वेग है। वस्तु हम कितने समय में नीचे आएगी, तो सर नीचे आने के लिए हमें नीचे वेग देना चाहिए था। अगर किसी वस्तु में हमने क्षैतिज वेग दिया है तो हमने नीचे तो वेग दिया नहीं, और वस्तु कितने समय में नीचे आएगी, तो नीचे वाले वेग के कारण आएगी, तो हमने कितना वेग उसको नीचे की तरफ दिया था। अगर हम बात करें सर इस वाली कंडीशन में, तो वेग सर क्षैतिज में तो 20 दिया है, लेकिन सर इस वस्तु पर नीचे की तरफ जो वेग है वो 0 है। सर नीचे हमने नहीं वेग दिया था, और हमें कौन सा चाहिए, हमें यहाँ से वस्तु के नीचे आने वाला ही समय चाहिए। हमें क्या चाहिए सर, वस्तु के नीचे आने वाला समय, तो वस्तु पर लगने वाला नीचे की तरफ वेग हमें रखना हो, वो प्रारंभिक वेग होगा। तो तुम ये सोचोगे सर ये प्रारंभिक वेग है, ये प्रारंभिक वेग नहीं है, ये वेग तो क्षैतिज दिशा में दिया गया है, तो इसको हम यू नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्षैतिज दिशा में दिया गया है। हम कौन सा वाला प्रारंभिक वेग लेंगे, नीचे आने वाला वेग। तो नीचे आने वाला वेग तो सर 0 है, 0 है। इसका मतलब सर ए का भी नीचे आने वाला वेग 0 है, बी का भी नीचे आने वाला वेग 0 है। तो हम देखते हैं सर यहाँ पर टी ए, पहले टी ए की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें
दूसरा गति का दूसरा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एच, जी, टी और यू एक ऐसा समीकरण जिसमें वी ना हो, तो सर दूसरे वाले में वी नहीं होती है, तो हम लगाते हैं सर एच बराबर यू टी, टी ए के लिए निकालना है, पहले ए के लिए यू टी ए प्लस हाफ जी टी ए स्क्वायर, ये हो गया। अब हम जानते हैं सर ये तो शून्य है, यू शून्य है, नीचे आने वाला वेलोसिटी शून्य है, प्रारंभिक वेग शून्य है, तो हम क्या करेंगे सर, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 जी टी ए स्क्वायर। ये आ चुका है हमारा यहाँ से हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं टी ए की। तो एक काम करो, ये जो 2 है ये भाग में है, तो इधर जाएगा तो एच के साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ गुणा में है तो नीचे आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे टी ए बराबर हो जाएगा, टी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 ऊपर चला गया होगा 2h अपॉन जी। और अगर हम बात करते हैं स्क्वायर को उधर भेजना है तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से आगे लिख सकते हैं कि सर टी ए बराबर 2h अपॉन जी। इतना समय लगेगा, टी ए हमने निकाल लिया सर, टी ए हमने निकाला, इस वस्तु को नीचे आने में इतना समय लगेगा 2h अपॉन जी। हम अब टी बी निकालते हैं, तो देखो टी बी निकालते हैं, तो हमें मालूम है दूसरी वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में भी एच है, इस वाली कंडीशन में भी जी काम करेगा, इस वाली कंडीशन में टी बी काम करेगा, और इस वाली कंडीशन में यू बराबर शून्य होगा, क्योंकि यू बराबर नीचे आने वाला वेग है, नीचे आने वाला वेग तो दोनों ही कंडीशन में शून्य है। हमने मात्र क्षैतिज वेग दिया है, वो क्षैतिज वेग से हमें कोई मतलब नहीं, हमें नीचे आने वाला वेग चाहिए, तो नीचे आने वाला वेग तो हमने दिया ही नहीं था, तो कुल मिलाकर सर ये शून्य है। अब हम यहाँ लगाते हैं एच बराबर यू टी बी, यू प्लस हाफ टी बी, यहाँ जी आएगा, जी जी टी बी स्क्वायर। सर ये वाला टर्म शून्य हो जाएगा क्योंकि यू शून्य है, तो ये होगा एच बराबर शून्य प्लस हाफ जी टी बी स्क्वायर। तो कोई ये 2 एच के साथ मल्टीप्लाई में जी अपॉन में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट टी बी स्क्वायर बराबर 2h अपॉन जी। तो यहाँ से अगर हम टी बी निकालना चाहें, टी बी बराबर आ गया 2h अपॉन जी, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बन गया। अब जरा ध्यान दो, टी ए की वैल्यू कितनी आई, 2h अपॉन जी अंडर रूट के अंदर, टी बी की वैल्यू कितनी आई, 2h अपॉन जी अंडर रूट के अंदर। इसका मतलब सर ये और ये तो बिल्कुल फिक्स आ गया, बिल्कुल समान आ गया। इसका मतलब ये है कि सर ये जो दोनों वस्तु फेंकी गई होंगी दोनों एक साथ आकर गिरेंगी, ये जो वस्तु हैं दोनों की दोनों एक साथ आकर गिरेंगी। अब हम देखते हैं, अब यहाँ से एक लॉजिक भी लगा सकते हैं, इसको चलने के लिए पथ, ये वाला पथ है, इसको मात्र इतनी दूरी चलनी है और इसको इतनी दूरी चलनी है, इसको ज़्यादा दूरी कवर करनी है तो सर इसकी चाल ज़्यादा है, और इसको कम दूरी तय करनी है तो इसकी चाल कम है, और इस दोनों एक साथ आकर गिरेंगे। ये हमने देख लिया सर इनका समय निकालने के बाद, हमने समय निकाला सर इसका भी 2h अपॉन जी, इसका भी 2h अपॉन जी। इसका मतलब सर जो क्षैतिज वेग है, अगर किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में वेग दिया जा रहा है तो उस वेग के कारण वस्तु कितने समय में नीचे आएगी उस समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर समय पर प्रभाव, नीचे आने वाला कोई वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो उसके समय पर केवल तब प्रभाव करेगा, तब प्रभाव पड़ेगा जब नीचे आने वाला वेग हम कुछ देंगे, या तो बढ़ाएंगे या फिर जीरो रखेंगे, तब होगा। तो सर इन दोनों कंडीशन में हमने मात्र वेग दिया था क्षैतिज डायरेक्शन में, नीचे की तरफ वेग नहीं दिया था, तो हम नीचे वाला वेग लेकर चलते हैं, नीचे की तरफ वाला वो होगा सर शून्य, यहाँ पर शून्य होगा। बहुत से छात्र अगर यहाँ पर इसको यू ले लेंगे, इसको यू ले लेंगे तो सर गलत आएगा, क्योंकि इस क्षैतिज वेग पर वस्तु का जो नीचे आने वाला समय है वो कभी डिपेंड नहीं करता है। तो नोट पॉइंट में हम यहाँ लिखेंगे, इस सवाल का जवाब वैसे क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा दोनों एक साथ गिरेंगे। समझ में आ गया? ये सवाल में चाहता तो सर डायरेक्ट टिक लगा देता कि सर दोनों एक साथ गिरेंगे। अब क्यों गिरेंगी सर, इस क्यों का जवाब देने के लिए मैंने इतनी बात बताई है, वरना तुम्हारे एग्जाम। यहाँ पर मेरी आवाज़ चली गई है तो मैं इसको अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर केवल बस एक नोट पॉइंट लिखाया है, यहाँ पर बस मात्र एक नोट पॉइंट लिखाया है और वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ मैंने अलग से नहीं दिखाया है। नोट पॉइंट मैंने लिखाया है कि क्षैतिज वेग का वस्तु के नीचे गिरने वाले समय पर
प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्षैतिज वेग का वस्तु के नीचे गिरने वाले समय पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने यही यहाँ बताया है कि अगर वस्तु को क्षैतिज वेग से फेंकेंगे तो उस वस्तु के नीचे गिरने वाले समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही मैंने यहाँ पर समझाया है और मैंने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं बताया है बस। और केवल और बताया था कि एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकें और एक को 20 से फेंकें तो दोनों की दोनों एक साथ ही जाकर ज़मीन पर गिरेंगी। तो इतना ही मैंने यहाँ पर समझाया था। धन्यवाद दोस्तों।